मैं विशाल कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने फिजिक्स का एक वीडियो लेकर उपस्थित हूं। इस फिजिक्स के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के एक चैप्टर रेस्ट एंड मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे देखते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या है। तो रेस्ट और मोशन, गति और विराम, फिजिक्स के दो ऐसे टर्म हैं जो दोनों रिलेटिव हैं। रिलेटिव का अर्थ है कि दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है। विराम क्या है? व्हाट इज रेस्ट? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब किसी वस्तु के पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु विराम में समझी जाती है। लेकिन यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु को हम लोग गति में समझते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी जो है वह हमेशा के लिए गतिशील है, हमेशा गतिशील है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर रहने वाली कोई वस्तु विराम में हो? तो इस चीज के लिए हम लोग कहते हैं कि गति और विराम जो है वो सापेक्षिक शब्द हैं, इसकी हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो समझ में आया ये बात कि रेस्ट क्या है? तो रेस्ट का अर्थ हुआ है कि पार्टिकल डज नॉट change its position respect to time। इसको हम लोग रेस्ट, इट इज कॉल्ड रेस्ट। वस्तु के स्थिति में, पोजीशन में, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होता हो तो उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं। मोशन क्या है? जस्ट इसका अपोजिट। Particle change its position respect to time and other object। दूसरे वस्तु की तुलना में पार्टिकल जो है अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम लोग विराम करते हैं। ये दोनों जो टर्म हैं वो रिलेटिव हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मीन्स हम लोग इसकी तुलना करते हैं कि दो वस्तु हम लोग लेते हैं और दोनों वस्तु में देखते हैं कि कौन सी वस्तु गति में है, कौन सी वस्तु विराम में है। अब ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि जो मोशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन में सबसे पहला है रैखिक गति। लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? तो जब कोई वस्तु की गति का जो पथ होता है एक सरल रेखीय होता है तो उस वस्तु को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गमन करती है तो वस्तु की वैसी गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे वस्तु को कोई गाड़ी है, वह सड़क पे चल रही है तो सड़क क्या है? सीधी है, तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो पृथ्वी का जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने का पथ है वह वृत्ताकार है। जो भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो उनके परिक्रमा करने का जो पथ है वह वृत्ताकार है। एक्चुअली वृत्ताकार है नहीं, थोड़ा सा उसमें अलग है जो हम लोग बाद में देखते हैं। वृत्तीय गति। उसके बाद से होता है यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। यादृच्छिक गति क्या है? तो इस गति में वस्तु का जो पथ होता है वो निश्चित नहीं होता है। वस्तु
वस्तु का जहां मन किया उधर वो गति करने लगती है। जैसे मक्खी की गति है, मक्खी उड़ रही है तो क्या उसके गति करने का कोई पथ निश्चित है? नहीं है। अगर कोई मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं तो क्या उनके गति करने का पथ निश्चित है? नहीं है। तो इसको हम लोग यादृच्छिक गति कहते हैं। उसके बाद से है हमारे पास आवर्त गति। पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन क्या है? तो वस्तु जो है अपनी गति को एक निश्चित समय के अंतराल पे दोहराती है। निश्चित समय जैसे झूले की गति है, या सिलाई मशीन में जो सिलाई के सुई की जो गति है वो एक निश्चित समय अंतराल पर एक अपनी गति को दोहराती रहती है। तो ऐसे गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं, या एक दोलन गति भी इसको कहते हैं। तो ये हुआ हमारा गति के प्रकार। अब देखिए इसी टर्म में हम लोग दो और टर्म को पढ़ते हैं जिसको हम विस्थापन कहते हैं। समझिए विस्थापन एवं दूरी के बारे में। एज्यूम हमको यहां से ये एक पॉइंट है और हमको इस पॉइंट पे जाना है। इस ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट्स पे जाना है। तो हमारे पास जो पथ है, जो पाथ है, वो डिफरेंट पाथ हो सकता है। जैसे मेरा मन किया हम ऐसे घूमते हुए यहाँ चले गए, मेरा मन किया ऐसे घूमते हुए यहाँ चले गए। एक रास्ता ये हुआ मेरे पास, एक रास्ता ये हुआ, और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन हमसे कोई पूछता है कि एक्चुअली जो हमारा जाने का तरीका होना चाहिए वो क्या है, तो ये सीधी रेखा है। ये जो है ये सीधी रेखा है। तो इसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। और ये जो स्थिति है हमारी बनने की जा रही है, इसको हम लोग दूरी कहते हैं, इसको डिस्टेंस बोला जाता है। और ये जो हम लोग जा रहे हैं इसको विस्थापन बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ये क्या है? डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अर्थ समझ में आ गया कि वस्तु जिस पथ पे गतिशील होती है उस पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं। और वस्तु दो बिंदुओं के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन जो है वह सदिश राशि है, और जो दूरी है ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश क्या है थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले। सदिश दिशा के साथ, सदिश का अर्थ हुआ दिशा के साथ, जिसमें दिशा होता, और अदिश जिसमें दिशा नहीं होता। तो विस्थापन में क्या है? दिशा है, और दूरी में क्या है? दिशा नहीं है। एक चीज और समझने वाली बात है, विस्थापन जो होता है वह दूरी के बराबर होता है या दूरी से छोटा होता है। दूरी हमें या तो बड़ी होगी या दूरी के विस्थापन के बराबर होगी, लेकिन विस्थापन कभी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस पर क्वेश्चन पूछता है कि विस्थापन और दूरी में अंतर लिखें। तो आप सबसे पहले जो परिभाषा है वो लिखें, सदिश अदिश है। अब देखिए ये है क्या? एक डिस्टेंस है, लेंथ है। तो दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है, और विस्थापन का भी जो एसआई मात्रक होता है वो भी मीटर ही होता है। एसआई मात्रक हमने बताया था आपको, एसआई मात्रक क्या क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन हमको विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है चाल और वेग। अगला जो टॉपिक है वो है चाल और वेग। डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब एक चीज समझिए,
जो चीज दूरी है वो चाल है और जो विस्थापन है वो वेग है। मतलब चाल इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, और वेग इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू विस्थापन बट्टा समय। क्लियर? अगर हम SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। दूरी भी अदिश राशि है तो चाल भी हमारा क्या होगा? अदिश राशि है। और ये क्या है? सदिश राशि। अब हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं कि चाल क्या है। तो इकाई समय में किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और दिशा युक्त चाल को वेग कहते हैं। अब एक चीज समझना है कि विस्थापन जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो टर्म है वह शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो विस्थापन का रिलेशन किसके साथ है? वेग के साथ है। तो वेग भी जो है हमारा वह शून्य हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। बट अगर चाल का जो संबंध है वो दूरी से है, तो चाल और दूरी हमेशा धनात्मक होते हैं, ये कभी ऋणात्मक नहीं होता, ना शून्य होता। हाँ, औसत चाल शून्य हो सकता है, लेकिन सिर्फ जो चाल है वो दूरी वो धनात्मक होता है। अब एक चीज बात है कि औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमें सिवान से दिल्ली जाना है, तो हमारी अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन का क्या जो स्पीड है वो प्रत्येक क्षण एक समान रहा है? नहीं रहा। उसकी जो चाल है वो बदलते रहती है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड करने में जितना टाइम लगता है उसको उसके जितने जितना डिस्टेंस करने में टोटल टाइम लगता है, तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आता है। क्या आता है? एवरेज स्पीड आता है। इसलिए आप समझिएगा कि ट्रेन भले ही चल रही है कभी हमारे 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बट अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 50, 60, 70 के ही रेस्पेक्ट में आता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों 50, 60 आता है, क्योंकि उसको डिस्टेंस कवर्ड करने में जितना टोटल टाइम लगता है, तो उस टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज स्पीड मिलता है या एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो ये आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि चाल और वेग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे फार्मूला में हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम के लिए जरूरी है। हम लोग समझते हैं फिजिक्स सिर्फ परिभाषा रटना है, नहीं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक टॉपिक है एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन क्या है? एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद से किसी भी किताब को पढ़िए और उसके क्वेश्चन आंसर बनाइए। मुझे विश्वास है कि आप क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे। एक्सेलरेशन क्या है? जैसे हम अगर गाड़ी अपना स्पीड स्टार्ट करते हैं, हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं चलाने के लिए, तो क्या मेरी बाइक का जो स्पीड है डायरेक्ट 60 पे पहुंच जाता है? नहीं, हम स्टार्ट करते हैं 0 से, उसके बाद से 10 जाता है, 20 जाता है, फिर 60 के पक्ष में जाता है, और ये जो मेरा वेलोसिटी है उसको चेंज होने में टाइम लगता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोलते हैं। इसको एक्सेलरेशन, पूरा स्पेलिंग हुआ है एक्सेलरेशन। वस्तु जिस वेग से स्टार्ट होती है उसको हम लोग उसका प्रारंभिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग
इनिशियल वेलोसिटी, वस्तु जिस वेग से स्टार्ट होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और फिजिक्स में इसको u से डिनोट किया जाता है। अगर इस u से चलते हुए वस्तु को अपना नेक्स्ट वेग प्राप्त करती है, उसको टाइम लगता है t सेकेंड, तो हम लोग समय को t से डिनोट करते हैं। और फाइनल जो है अंतिम वेग जो प्राप्त करती है वस्तु, अंतिम वेग मींस फाइनल वेलोसिटी, वो फाइंड करती है v। देन हम लोग एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं और a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी फॉर्मूला होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्वरण जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो एसआई मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे हम पूछें चलिए बताइए सीजीएस मात्रक क्या है? तो मीटर है, तो मीटर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। तो एसआई मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और सीजीएस जो मात्रक है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एमकेएस जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इस तरह इसको देख सकते हैं। अब हमसे पूछ दे कि चलिए बताइए एसआई सिस्टम तो आपने बता दिया, एक्सेलरेशन का एफपीएस सिस्टम बताइए। तो इसको आप फाइंड करेंगे भाई इस एफपीएस सिस्टम क्या हुआ। तो एफपीएस सिस्टम में क्या हो सकता है? लंबाई को किस में डिनोट किया जाता है? फुट में। तो फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से अपने से भी क्वेश्चन हम लोग को एराइज करना चाहिए जो हमें समझना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। इस फॉर्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले डिनोट जो जिस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं। टाइम जो है, समय जो है, इसको t से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन, त्वरण को जो है a से डिनोट करते हैं। तो पहला हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा फार्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो चलिए हम लोग पहला फार्मूला को प्रूव करते हैं कि भाई जो मेरा v बराबर u प्लस at है ये कैसे होता है। ये जो पहला फार्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at कैसे होता है, तो प्रूफ देखते हैं। डेफिनेशन, फार्मूला जो है एक्सेलरेशन का क्या होता है? a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। अब इस a में मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 होता है और ये हो जाता है v माइनस u। ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। पहला फार्मूला क्लियर। सेकंड फार्मूला जो है, सेकंड फार्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए अगर हम दूरी निकालना चाहें, डिस्टेंस निकालना चाहें जिसको s से सूचित करते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं औसत चाल गुने समय। क्योंकि औसत चाल इज इक्वल टू क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत दूरी इज इक्वल टू क्या होगा? औसत चाल गुणित समय। अब देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो u से चलना शुरू करती है और कुछ देर बाद उसका वेग जो है वो v हो जाता है। तो इसका जो हम लोग औसत चाल निकालेंगे वो हो जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू टी। क्लियर? v के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस at इस फॉर्मूला से बाई 2 इंटू टी। u और u जो होगा वो 2u होगा और ये 80 बाई 2 इंटू टी डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और t में गुणा करेंगे तो ut प्लस ये 1/2 हो जाएगा a और t में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थर्ड फार्मूला प्रयोग करते हैं। थर्ड फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए v इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है u प्लस 80। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग
बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u_at प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहां से हमने क्या किया कि 2a कॉमन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 2a जब कॉमन लिया तो यहाँ बच गया ut, और यहाँ तो 2 है नहीं तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पे बच गया at स्क्वायर। अभी देखिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर के लिए हमने क्या लिखा है s, तो इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये हमारा क्या हुआ फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो तीनों फॉर्मूला को हमने आपके सामने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। तो जो भी मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इन तीनों फॉर्मूलाज पे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।